गांधी के बिहार के चुनावी रण में उतरते ही बाजी पूरी तरह से पलटती दिख रही है। कांग्रेस नेता ने अब नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में बड़ी रैली कर एनडीए की चिंता को बढ़ा दिया है। राहुल ने नीतीश कुमार को मजबूर सीएम बताते हुए कहा कि उनका रिमोट पीएम मोदी के हाथ में है। बिहार को नीतीश नहीं चलाते हैं, सरकार अमित शाह मोदी चलाते हैं। पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है, मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया है। मोदी डरपोक हैं। इस मर्द से ज्यादा दम इंदिरा में था। मोदी ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रही है। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। राहुल ने पीएम मोदी को डरपोक बताया। साथ ही यहां तक कह दिया कि वोट चोरी नहीं होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने कहा, वोट चोरी नहीं होती तो हिंदुस्तान में महागठबंधन की सरकार होती। महाराष्ट्र हरियाणा में वोट चोरी क्यों की? क्योंकि वो जनता की आवाज से डरते हैं। वोट चोरी कर बार बार चुनाव में जीते, अब संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो पीएम मोदी राहुल के आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। पीएम की भी आज बिहार में रैलियां हुई, लेकिन वो पहले की सरकारों को ही कोसते रहे। एक तरफ विपक्ष बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता में दिख रहा है, तो पीएम मोदी ने कहा कि 20 साल पहले बिहार में जो सरकार थी उसमें कट्टा क्रूरता का राज था, वहां कानून दम तोड़ देता है। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को गुमराह करने वाला बताया, जबकि तेजस्वी यादव पहले ही दावा कर चुके हैं कि घोषणा पत्र में लिखा हर वादा पूरा किया जाएगा और इसके लिए समय सीमा भी पहले से ही तय कर दी गई है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं। वो लगातार डबल इंजन सरकार पर हमला बोल रहे हैं और अब तेजस्वी चुनाव आयोग पर बरस पड़े। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान ही 10 लाख महिलाओं को सरकारी योजना के तहत पैसा बांटा जा रहा है। आरजेडी नेता ने मुख्यमंत्री उन्नति बेटी योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें 24 अक्टूबर को भी किस्त जारी हुई। उन्होंने इसे खुली रिश्वत करार दिया और कहा, 20 सालों में इन लोगों ने नहीं दिया, आज चुनाव के बीच में देना ऐसी कौन सी अति आवश्यक थी जो ये लोग, इमरजेंसी थी जो ये लोग दे रहे। चुनाव के बाद भी दे सकते थे, लेकिन ये पूरी तरीके से रिश्वत के तौर पे जो है दिया जा रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि किस तरह चुनाव के बीच रिश्वत दी जा रही है। अभी तो ये उधार की तरह दिया जा रहा है, फिर ये बहनों माताओं से छीनने का काम करेंगे क्योंकि ये कर्ज है और सूद समेत वापस ले लेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी नीतीश सरकार में किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, किसी भी ब्लॉक या थाने में चले जाइए, बिना घूस के कोई काम नहीं होगा। ये भ्रष्ट बीजेपी जेडीयू के लोग बिहार पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। बिहार की एनडीए सरकार को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है ये दिखाई भी दे रहा है। एनडीए उम्मीदवारों का लगातार विरोध हो रहा है और अब एक बार फिर एनडीए के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा। हम पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार के काफिले पर हमला किया गया। ये घटना उस वक्त घटी जब अनिल कुमार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। हमलावरों ने उनके काफिले पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें अनिल कुमार को चोटें आईं, जबकि उनके कई समर्थक भी घायल हो गए। इस घटना को लेकर पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि यह हमला विपक्ष की कायरता और हताशा का जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ एनडीए को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ आंतरिक कलह भी सुलझती नहीं दिख रही। एनडीए की तरफ से आज घोषणा पत्र जारी होने वाला था, लेकिन ये टल गया है। दावा किया जा रहा है कि घोषणा पत्र के कुछ मुद्दों को लेकर एनडीए के अंदर मतभेद पैदा हो गए थे, जिसके चलते इसे टाल दिया गया। महाराष्ट्र में वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन छिड़ने वाला है। शिवसेना उद्धव गुट के आह्वान पर महाविकास आघाड़ी 1 नवंबर को सड़कों पर उतरने वाला है और खास बात यह है कि इस रैली में ठाकरे ब्रदर्स एकजुट नजर आएंगे। इसकी तैयारी के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने भी शिरकत की। इस दौरान इस राज्य व्यापी मार्च के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। अभी तक तो विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों ने अलग अलग सीटों पर हुई धांधली का खुलासा किया है। चुनाव आयोग और बीजेपी पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर 96 लाख फर्जी वोटरों को मतदाता सूची में जोड़ने का आरोप लगाया है, तो शरद गुट के नेता रोहित पवार ने आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर गलत नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का दावा किया। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट पर 16,000 से ज्यादा फर्जी मतदाताओं का भंडाफोड़ किया, तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राजूरा सीट पर हुए घोटाले का पर्दाफाश किया है। यानी सबने अपने अपने अंदाज में चुनाव आयोग और बीजेपी की पोल खोली। उनका आरोप है कि सत्तारूढ़ दल जानबूझकर फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची में शामिल कर चुनावी लाभ लेने की साजिश रच रहा है।
इन हालात में अब इस संयुक्त बैठक से विपक्षी गठबंधन में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले विपक्ष के इस एकजुट मार्च से सत्ताधारी गठबंधन महायुति और चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मतदाता सूची के इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए पहले जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जा रहा है उसमें एक नाम पश्चिम बंगाल का भी है। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही इस प्रक्रिया का विरोध किया था और अब अलग अलग कोने से इसके विरोध की आवाज उठ रही है। लोगों में अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या बिहार के 65 लाख मतदाताओं की तरह हमारा भी नाम काटा जा सकता है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में लोगों के बीच अपना भरोसा दोबारा बनाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग ने राज्य में हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिस पर लोग अपनी शिकायतें और चिंताएं दर्ज करा सकते हैं। अब राज्य के मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में काम करेगा। ये रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एक्टिव रहेगा। इसका टोल फ्री नंबर 1800-11-1950 है। जिस तरह चुनाव आयोग लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है, उससे साफ है कि विपक्ष के आरोपों और राह में मिलती चुनौतियों से भी वो घबराया हुआ है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या उसका ये कदम लोगों की चिंताओं को दूर करने में सफल होगा, क्योंकि विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हर असली वोटर को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी तरह की फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दक्षिण में भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जिससे साफ है कि चुनाव आयोग घिरा हुआ है। अब देखना होगा कि इन चुनौतियों से वो कैसे निपटता है। प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को निशाने पर लेते हुए एक साथ कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, बल्कि बिहार की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव के सीएम बनने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सपा बिहार में तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनते देखना चाहती है। वहीं बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पर तंज कसते हुए सपा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा है और चुनाव के बाद बीजेपी उन्हें ये पद नहीं देगी। कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पर ये बात कह रहे हैं आप। हमला जारी रखते हुए अखिलेश ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा और वोटर लिस्ट को ठीक करने में भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा के लोग एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में घोटाला करना चाहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर केंद्र को घेरते हुए उन्होंने चीन के मुद्दे को उठाया। अखिलेश ने सवाल किया कि ये सरकार क्यों नहीं बता रही कि चीन ने भारत के कितने वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। और चीन ने हमारी कितनी जमीन कम छीन ली, ये भारत सरकार अभी तक बताने को तैयार नहीं है कि हमारी जमीन कितने वर्ग फीट है, कितने स्क्वायर किलोमीटर भारत का हमारा एरिया है। क्या हम सब लोग भारत के एरिया को नहीं जानना चाहते? इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी का अपमान किया है और आरोप लगाया है कि अमेरिका हमारा मजाक उड़ा रहा है। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अमेरिका आपका मजाक उड़ा रहा हो, जैसे हम ये कहें कैब में किलर लग रहे हैं। इस भावना से वो प्रधानमंत्री को बोल रहे थे। यानी देखा जाए तो इन तमाम मुद्दों पर अखिलेश के हमलों ने बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं तेजस्वी का समर्थन कर महागठबंधन को और मजबूती दे दी है। अब आने वाले दिनों में अखिलेश बिहार में प्रचार के लिए भी जाने वाले हैं, जहां वो रैलियों में भी इसी तरह के हमले करते हुए दिखाई देंगे। जजों की भर्ती और उनके प्रमोशन के नियमों को लेकर 2 दशक से चल रहे मामले पर सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीच जबरदस्त बहस हो गई, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से यहां तक कह दिया कि वो जिला न्यायपालिका यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सेवा नियमों में दखल न दे और इस मामले में हैंड्स ऑफ अप्रोच यानी हस्तक्षेप न करने का रुख अपनाए। हाई कोर्ट के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि हमारा संविधान कहता है कि जिला कोर्ट पर नजर रखने का काम हाई कोर्ट का है, इसलिए जजों की भर्ती, उनकी रिटायरमेंट या प्रमोशन का कोटा यानी हिस्सा क्या होगा, ये हाई कोर्ट को ही तय करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आप हमें हमारे अधिकार क्यों नहीं दे रहे। अब समय आ गया है कि हाई कोर्ट को कमजोर करने के बजाय मजबूत किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जवाब दिया कि हम आपके अधिकार छीनना नहीं चाहते, हम तो बस ये देख रहे हैं कि पूरे देश के जजों के प्रमोशन के लिए कुछ एक जैसे नियम यानी कॉमन गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं या नहीं।
दरअसल जजों का प्रमोशन 3 तरह से होता है। पहला, पुराने जजों की सीनियरिटी से, यानी कि जैसे पहले से होता आ रहा है। दूसरा, सीधे नए जजों की भर्ती। और तीसरा, परीक्षा देकर प्रमोशन। पहले इसका अनुपात 50:25:25 था, जिसे लेकर विवाद है। वहीं इस दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने कहा कि हमारे यहाँ सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, हमें किसी नए अनुपात या नियम की जरूरत नहीं है। केरल, बिहार और दिल्ली के वकीलों ने भी कहा कि नियम नहीं बदलने चाहिए। इसके आखिर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील राकेश द्विवेदी ने फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तभी दखल देना चाहिए जब कोई कोर्ट सिस्टम पूरी तरह से खराब हो जाए। हर राज्य की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए नियम बनाने का फैसला सिर्फ उस राज्य के हाई कोर्ट को लेने दीजिए। यानी देखा जाए तो इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से दखल न देने की बात कहकर हर तरफ चर्चा तेज कर दी है कि राजनीति में एक बार फिर मनुस्मृति को लेकर बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से तैयार की गई न्यू लेबर पॉलिसी 2025 के ड्राफ्ट ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस ड्राफ्ट में न सिर्फ श्रम यानी लेबर की अहमियत को भारतीय धार्मिक कर्तव्य के रूप में बताया गया है, बल्कि इसमें मनुस्मृति का भी जिक्र किया गया है, जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि श्रम के बारे में भारत की समझ आर्थिक आयाम से कहीं ज्यादा है। ये सामाजिक सद्भाव और सामूहिक समृद्धि बनाए रखने वाला एक पवित्र और नैतिक कर्तव्य है। ड्राफ्ट ने मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, शुक्र नीति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों का हवाला दिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक इन ग्रंथों में राज धर्म की अवधारणा के तहत न्याय, उचित मजदूरी और श्रमिकों के शोषण से बचाव जैसे कर्तव्यों पर जोर दिया गया था। दरअसल ड्राफ्ट में साफ लिखा गया है कि मनुस्मृति ने ही आधुनिक श्रम कानून के उदय से सदियों पहले भारत के सभ्यतागत ताने बाने में श्रम शासन का नैतिक आधार स्थापित किया था। लेकिन इन सब के बीच मनुस्मृति को लेकर पुराना विवाद, जिसमें उस पर जाति भेद और भेदभाव को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, एक बार फिर गर्मा गया है। अब इस ड्राफ्ट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर लिखा है कि मनुस्मृति के सिद्धांतों की ओर ये वापसी आरएसएस की सबसे प्रिय परंपराओं के अनुरूप है। आखिरकार संविधान के अपनाए जाने के तुरंत बाद आरएसएस ने इस आधार पर संविधान पर हमला किया था कि भारतीय संविधान मनुस्मृति में निहित मनु के आदर्शों और मूल्यों से प्रेरणा नहीं लेता है। यानी कांग्रेस का कहना है कि लेबर ड्राफ्ट में मनुस्मृति का जिक्र साफ दिखाता है कि सरकार के मूल्य क्या हैं और वो कैसा समाज बनाना चाहती है। माना जा रहा है कि ये ड्राफ्ट सिर्फ लेबर पॉलिसी तक सीमित न रहकर आने वाले दिनों में बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस की वजह भी बन सकता है।